लेकिन कुछ फायदा नहीं है ना सर। Good morning, sir. Good morning. Good morning. ये किसने किया है? Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. सर बहुत ना रिफ्लेक्शन पड़ रही है। अब ठीक है या अभी भी रिफ्लेक्शन काफी? सर ठीक है। ठीक है, चलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। अब इसमें देखिए, अगर हम लोग प्रेशर के बारे में बात करें तो प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। और प्रेशर इज इक्वल टू होता है एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया, या सिंपल कंपोनेंट ऑफ फोर्स perpendicular to the surface divided by area। इसकी यूनिट या तो एटीएम, 1 ATM is equal to 1.01 into 10 to the power 5 Pascal। क्लियर है? ये सब बेसिक चीजें पता है, मैं इसलिए थोड़ा सा तेज चलता हूँ।
अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फ्लूइड की। फ्लूइड इज एट रेस्ट। फ्लूइड इज एट रेस्ट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो पहला पार्ट मैंने कहा कि एक बकेट है, बकेट में फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड की हाइट है बकेट में h। मैंने कहा कि इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है ये निकालना है, ठीक। तो मैं अगर इस वाले पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P नॉट, ठीक है। एक तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और इस वाले पॉइंट पे कहूं प्रेशर निकालना है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के कारण, तो मैं क्या कहूंगा, फोर्स ड्यू टू लिक्विड डिवाइडेड बाय एरिया। आपने मान लिया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बॉटम का वो कितना है, कैपिटल। मेरे को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या निकालना है, प्रेशर। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो प्रेशर क्या लिखूंगा, ड्यू टू लिक्विड। क्या होगा, P नॉट प्लस H रो जी। फॉर्मूला मत बताइए, मैं तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। फोर्स पर यूनिट एरिया, मेरे को फोर्स बताइए, फोर्स क्या है यहाँ mgh। सर mg एमजी होगा। mg फोर्स क्या है, mg है। क्या यहाँ पे फोर्स mg है, मैंने कहा कि इसका मास m है लिक्विड का, तो बॉटम उस पॉइंट पे फोर्स क्या लग रहा है, बॉटम पे फोर्स क्या लग रहा है, mg। अरे कुछ तो बोलिए, ठीक है। फोर्स क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ, इस वाले सरफेस पे फोर्स क्या है लिक्विड के कारण, मेरे को सिर्फ फोर्स बताइए। सर mg है। mg तो लिक्विड पे फोर्स है ग्रेविटी के कारण, सर प्रेशर इनटू एरिया। मैंने पढ़ा है ना। तो mg क्या होता है, ग्रेविटेशन पुल होता है बॉडी पे। मेरे को फोर्स बेटा पता चलेगा तभी तो प्रेशर निकालेंगे। तो फोर्स क्या है यहाँ पे, लोग लग रहा है ना कि पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, इससे पहले कुछ पढ़ा ही नहीं। ये ब्लॉक है, सरफेस पे रखा हुआ है, ब्लॉक के कारण फोर्स ऑन द सरफेस क्या है, नॉर्मल है ना। यस सर। यहाँ पे नीचे mg है, इधर नॉर्मल है, लेकिन जितना फोर्स ये नॉर्मल कौन लगा रहा है, सरफेस इस बॉडी पे लगा रहा है, तो ये भी इस बॉडी पे क्या लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ब्लॉक है, और जो आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसको मैंने ये सरफेस मान लिया, मेरे को तो इस सरफेस पे फोर्स चाहिए ना। इस सरफेस पे फोर्स क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि अभी हमें बायोलॉजी पे पता है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, तो इसे बेसिक को भूलिए मत, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले को रटिए मत, रो जी एच सबको पता है। अब लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर डर जाएंगे अगर बेसिक नहीं पता होगा, और आपको बेसिक भी पता है कि हाँ फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स नॉर्मल है जो सरफेस पे लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लिखूं तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक। और नॉर्मल का मैग्नीट्यूड mg के इक्वल है, ठीक है। इस केस में नॉर्मल का मैग्नीट्यूड mg के इक्वल है, ठीक। तो आपने इसका मैग्नीट्यूड लिखा mg डिवाइडेड बाय एरिया, आपने कहा इसकी डेंसिटी क्या है, रो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को आपने क्या लिखा, मास डिवाइडेड बाय एरिया इनटू h। तो यहाँ पे मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो ए एच,
ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी जो हम लोग प्रेशर निकाल रहे हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू मास की जगह रो ए एच इंटू जी डिवाइडेड बाई ए, ये कैंसिल हो गया रो जी एच। अगर मेरे को टोटल प्रेशर निकालना होगा इस वाले पॉइंट पे, तो आपने क्या कहा, एक तो पी नॉट है प्लस लिक्विड के कारण प्रेशर कितना आ रहा है, रो जी एच। तो नेट प्रेशर एट द बॉटम पॉइंट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस यस सर। Yes. ठीक है। अब देखिए बीकर का शेप कैसा भी हो, मैंने कहा इसमें लिक्विड आपने भरा हुआ है, ये बीकर कुछ ऐसा है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। बीकर कुछ ऐसा हो, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अगर मेरे को बॉटम पॉइंट पे फोर्स निकालना है, डेंसिटी रो है लिक्विड की, तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या जाएगा, सी फोर्स से लिक्विड के कारण रो जी एच। इस वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पे रो जी एच, और इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर रो जी एच। तो यहाँ पे इस पे डिपेंड नहीं करता कि बीकर का साइज क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है कि जो लिक्विड है वो सरफेस से कितनी हाइट तक है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है। और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपका लिक्विड रेस्ट पे हो। तो देखिए सिंपल, अभी आपने क्या देखा कि अगर बीकर में लिक्विड भरा हुआ है, अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट के बारे में बात करूं तो ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या है, पी नॉट, सिर्फ और सिर्फ एयर के कारण प्रेशर। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, रो जी एच प्लस पी नॉट, एयर के कारण प्रेशर प्लस लिक्विड के कारण प्रेशर। इसका मतलब अगर मैं लिक्विड में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करूंगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करूंगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर क्या रहता है, सेम। इसको नोट करके लिख लीजिए क्योंकि अभी इस पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। अगर लिक्विड में आप लोग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्रेशर आपका इंक्रीज होगा बाई रो जी एच। अगर हम लोग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा बाय रो जी एच। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करूंगा तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर क्यों सेम रहेगा, हाइट सेम है सर। हाइट सेम है। नहीं, ये रीजन नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर इसलिए सेम है क्योंकि जो लिक्विड है वो रेस्ट पे है। ठीक है, लिक्विड रेस्ट पे है, तो मैंने कहा कि इस पॉइंट, ये जो एक पार्टिकल है लिक्विड पार्टिकल, एक पार्टिकल ये बी है, ये लिक्विड रेस्ट पे है। अगर मैं सिंपल ग्लास में पानी रखूं तो लिक्विड मूव नहीं करता, वो रेस्ट पे रहता है। ठीक है, अगर रेस्ट पे है तो इसका फोर्स इस पे फोर्स और इस पे फोर्स क्या होना चाहिए, सेम। अगर फोर्स अलग अलग हो गया तो ए इधर मूव कर जाएगा या तो बी इधर मूव कर जाएगा। सिंपल लॉजिक लगाया, एनएलएम में हम लोग ये कहते थे कि इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में।
अगर इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगे, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगे, तो इसको ये ओवरकम करेगा ना, मतलब कि ओवरटेक करने की कोशिश करेगा। लेकिन लिक्विड क्या है, आपका रेस्ट की पोजीशन पे है, इसलिए प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। अगर प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हो जाएगा तो पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे, लेकिन अगर बीकर में पानी रखा हुआ है तो पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वो रेस्ट पे रहते हैं। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखिए आपके पास यू शेप का ट्यूब है, इसमें आपने दो लिक्विड डाले हुए हैं। एक लिक्विड की डेंसिटी 2 रो है और दूसरे लिक्विड की डेंसिटी 3 रो है। बीच में टैप लगा हुआ है। अगर मैं इस टैप को ओपन कर दूं तो लिक्विड इसी पोजीशन पर रहेगा कि चेंज करेगी अपनी पोजीशन को? क्यों चेंज करेगा? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसके कारण फोर्स ज्यादा डेवलप होगा, तो ये लिक्विड क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक, तो आपको पता लगाना है फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ लिक्विड इन कॉलम आफ्टर ओपनिंग द टैप। टैप को ओपन करने के बाद लिक्विड किस डायरेक्शन में, मतलब कि कितना शिफ्ट हो जाएगा। देखिए आपने क्या माना कि लिक्विड आपका लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो मैंने कहा कि लिक्विड यहां से कितना ऊपर आ गया, x डिस्टेंस ऊपर आ गया। x डिस्टेंस ऊपर आएगा, अब लिक्विड कितना हो जाएगा, L प्लस एक्स। ये क्लियर है? और इधर कितना लिक्विड नीचे आ गया, x नीचे आ गया, तो यहां पे कितना बचेगा, L माइनस एक्स। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस पॉइंट पे प्रेशर और इस वाले पॉइंट पे प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। तो ए पॉइंट का अगर मैं प्रेशर लिखूं तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, ऊपर से क्या है, एयर, और इस लिक्विड के कारण प्रेशर, इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी थी, 2 रो जी एच। एच कितना है, एल प्लस एक्स। बी पॉइंट पे प्रेशर देखें तो ऊपर से क्या है, एयर, और इस लिक्विड की हाइट कितनी है, ये लिक्विड है 3 रो जी एच। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सॉल्व कर लीजिए, पी नॉट कैंसिल हो गया, रो जी रो जी, 2L प्लस 2x इज इक्वल टू 3L माइनस 3x। तो यहां से x इज इक्वल टू L बाई 5।
अब इसमें आपने क्या लिया, 3 लिक्विड लिया, इसकी डेंसिटी रो, इसकी डेंसिटी 2 रो, इसकी डेंसिटी 3 रो। ये इक्विलिब्रियम स्टेज है कि अनइक्विलिब्रियम स्टेज? इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम होगा ना, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इसको इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो सेम क्वेश्चन वही है, फाइंड पोजीशन ऑफ लिक्विड इन कॉलम एट इक्विलिब्रियम। फाइंड पोजीशन ऑफ लिक्विड इन कॉलम एट इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। एक्स डिस्टेंस मान लीजिए मूव करेंगे, L/2. X equals to में L/2. नहीं नहीं गलत है, सही से सॉल्व कीजिए। देखिए, आपने मान लिया कि जो लिक्विड है एक्स डिस्टेंस मूव किया, तो ये लिक्विड इधर आ गया, इसकी हाइट कितनी है, एल ही है ना। ये दूसरा वाला लिक्विड यहां तक आ गया, ये कितना ऊपर आ गया, एक्स। ये लिक्विड नीचे आ गया, ये कितना नीचे आ गया, एक्स। तो बचा कितना, यही होगा ना। ठीक, आपने क्या लिया कि लोवेस्ट पॉइंट पे जो प्रेशर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो क्या होना चाहिए, से इसकी डेंसिटी थी रो, इसकी डेंसिटी थी 2 रो, और इसकी डेंसिटी थी 3 रो। ए पॉइंट पे प्रेशर, इस वाले के कारण कितना प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर पी नॉट प्लस इसके कारण प्रेशर रो जी एल, प्लस इस वाले लिक्विड के कारण प्रेशर 2 रो जी इंटू एक्स इज इक्वल टू बी पॉइंट पे प्रेशर। बी पॉइंट पे प्रेशर ऊपर से क्या है, एयर, प्लस इस वाले लिक्विड के कारण प्रेशर 3 रो जी एल माइनस एक्स। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2l/5। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir.
लिखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure, it is an instrument used to measure atmospheric pressure, used to measure atmospheric pressure. देखिए, आपने एक बीकर लिया, इसके अंदर फ्लूइड है। हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? आपने क्या लिया, बीकर में फ्लूइड है और एक ट्यूब लिया, ट्यूब को क्या किया, इसके अंदर डाला, ठीक है, और इस फ्लूइड को पूरा भरने दीजिए इसके अंदर। जब फ्लूइड पूरा भर गया तो उसके बाद ट्यूब को क्या कीजिए, वर्टिकली अप कर दीजिए, ठीक। आज जब मैं वर्टिकली अप करूंगा तो फाइनल पोजीशन आपको ऐसी नजर आती है ट्यूब में। फ्लूइड यहां तक लगभग भरा हुआ नजर आता है। ऐसा घर में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐसा क्यों किया कि आप पूरे फ्लूइड को क्यों भरने दे रहे हैं, ताकि जब मैं इसको वर्टिकली अप करूं तो ये जो खाली जगह है ये वैकेंट हो, यहाँ पे कुछ एयर पार्टिकल्स ना हो। अगर एयर पार्टिकल्स होगा तो उसके कारण भी प्रेशर आने लगेगा, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम। अगर मैं ए पॉइंट पे प्रेशर लिखूं, ए पॉइंट पे प्रेशर वो किसके इक्वल है, बी पॉइंट के प्रेशर की। आपने मान लिया है कि जो ये हाइट है वो एच है। अब ए पॉइंट पे प्रेशर किसके कारण है, एयर के कारण, पी नॉट। एयर के कारण। और बी पॉइंट पे प्रेशर किसके कारण है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के कारण, क्योंकि इधर वैक्यूम है, ठीक। तो यहाँ पे प्रेशर है रो जी एच। आपने मान लिया कि मैंने फ्लूइड कौन सा यूज किया है, वाटर, मान लीजिए पानी यूज किया है एटमॉस्फेरिक मेजर करने के लिए। पी नॉट 1 atm, 1 atm कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 10, एच तो देखिए 10⁴ और ये, तो एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 10 मीटर, ठीक है। अगर मेरे को 1 atm मतलब कि सिंपल अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है तो लगभग जो ट्यूब आपको यूज करना पड़ेगा उसकी मिनिमम लेंथ तो 10 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि वाटर राइज इतनी हाइट तक होगा, ठीक है। तो लैब में 10 मीटर की ट्यूब को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए वाटर यूज नहीं करते। ये पीएमटी में पूछा गया था जब आप उनका 2 तरीके के पेपर होते थे, ठीक है। यही क्वेश्चन था कि वाटर क्यों नहीं यूज किया जाता एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मरकरी यूज कर रहे हैं। अगर मरकरी यूज करेंगे तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी 13600 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी इंटू हाइट। जब इसको सॉल्व करते हैं तो एच की वैल्यू आती है 760 mm ऑफ मरकरी। आगे समझिए, ये आपको पता भी होगा 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी। क्लियर है, Yes, sir.
मैनोमीटर। It is an instrument. It is an instrument used to measure pressure due to gas. It is an instrument used to measure pressure due to gas. गैस के कारण कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है वो हम लोग मैनोमीटर की मदद से मेजर करते हैं। ठीक, आपने क्या कहा कि एक गैस का चैम्बर है, यहाँ पे यू शेप का ट्यूब है और इसके बगल में एक स्केल बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये जो यू शेप का ट्यूब है ये ऐसे है। इसके अंदर क्या है? मरकरी है। अभी मरकरी का लेवल जो दोनों कॉलम में होगा वो क्या रहेगा? सेम, क्योंकि यहां से भी एयर है, यहां से भी एयर है, तो वर्टिकल कॉलम में जो एच हाइट होगी वो कितनी होगी मरकरी की? सेम होगी। अभी वैसे क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। अब आपने क्या किया, इसको गैस के चैम्बर के अक्रॉस लगा दिया, इसके अंदर गैस। तो जो गैस का चैम्बर है वो इस लिक्विड पे फोर्स डेवलप करेगा। Yes, sir. तो हो सकता है कि ये लिक्विड कॉलम राइट साइड में बढ़ जाए अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो। सिंपल सा लॉजिक सोचिए, यहां से गैस ने फोर्स डेवलप किया और इस वाली जगह से कौन फोर्स डेवलप कर रहा है? एयर। जिसका फोर्स ज्यादा होगा लिक्विड कॉलम वहां पे शिफ्ट होगा। ठीक है, मैंने इस केस में क्या माना है कि जो गैस के कारण प्रेशर है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए जो मर्करी है राइट साइड में शिफ्ट हुआ है। क्लियर है? ठीक, आपने ये हाइट का डिफरेंस ये कितना ऊपर है हम लोग स्केल की मदद से निकाल सकते हैं। स्केल इसलिए बना रहता है इसके बगल में कि मर्करी कॉलम कितना शिफ्ट हो रहा है। अभी आपको पता है कि लिक्विड अगर रेस्ट पे है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है वो क्या रहता है? Constant. सेम। ठीक, ए पॉइंट पे प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ए पॉइंट पे प्रेशर किसके कारण है? गैस के कारण। और बी पॉइंट पे प्रेशर किसके कारण है? एयर के कारण प्लस मर्करी के हाइट के कारण। ठीक है, तो प्रेशर ड्यू टू गैस कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी। एयर के कारण कैसे है? ऊपर से ओपन है ना, अभी हम लोग इतने सारे क्वेश्चन किए तो। बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? ऊपर से कौन प्रेशर लगाता है? एयर। और उसके बाद क्या है? लिक्विड। तो दोनों के कारण प्रेशर आएगा ना बी पॉइंट पे, वही लिखना है। यस तो इस प्रेशर को कहते हैं ऑब्सोल्यूट प्रेशर। अगर सिर्फ और सिर्फ रोजीएच लिखा तो इसको कहते हैं गॉस प्रेशर। अच्छा ये बताइए, अगर ये जो मरकरी का कॉलम है अगर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता तो किसका प्रेशर ज्यादा होता? एयर का। एटमॉस्फेयर। ठीक, इसका मतलब अगर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता तो प्रेशर ड्यू टू गैस क्या होता? यहाँ पे माइनस साइन आ जाता, पी नॉट माइनस रो जी एच, कि मतलब कि एयर के प्रेशर से कम है। ठीक है, यस सर। क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार पीएमटी में ही पूछा गया था, तो उसने ही कहा था कि इसका प्रेशर इसके कारण कम है एयर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे बस माइनस साइन रखना था।
सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं? अब नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स तो नहीं है, 2-3 की प्रोबेबिलिटी रहती है, मिनिमम 2 तो आने ही चाहिए। ओके। अब वो कहीं से भी आ सकता है। तो ये पहला पार्ट है, जब लिक्विड रेस्ट पे है तो प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे लिक्विड जब मोशन में आ जाएगा, जहां पे आप लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, विस्कोसिटी, इन सब के बारे में बात करते हैं। एक थर्ड पार्ट आता है सरफेस टेंशन, ठीक है। इन 3 पोर्शन में से अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है सरफेस टेंशन की, पहली प्रोबेबिलिटी कि वो सरफेस टेंशन से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बर्नौलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछेगा। और ये थर्ड प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि यहां से क्वेश्चन आने की चांसेस है लेकिन कम, तीनों के कंपैरिजन। एक पोर्शन हम लोग और पढ़ेंगे क्योंकि वहां पे क्वेश्चन एम्स पूछता था हमेशा कि अगर बकेट में पानी रखा हुआ है और बकेट को मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं बकेट को लेके, उसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। इसलिए उस वाले पोर्शन को मैं सबसे आखिरी में लूंगा क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो उसको आखिरी में पढ़ा जाए, ठीक। चलिए, ये क्लियर है यहां तक? यस Yes, sir. Yes, sir. Force due to liquid on the wall of tank। एक टैंक है जिसमें आपने पानी भरा हुआ है, तो उस पानी के कारण टैंक के सरफेसेस पे कितना फोर्स डेवलप हो रहा है ये निकालना। मैं डेरिवेशन बता रहा हूं लेकिन आप लोग सिर्फ फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कि जो हमने पढ़ा है, इतनी सारी चीजें पढ़नी पूरी मैकेनिक्स, उसके सामने तो ये कुछ नहीं है इसका डेरिवेशन। एक तरीके से क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। आपने मान लिया, सिर्फ क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए मैंने मान लिया कि जो टैंक का शेप है वो क्यूबॉइडल है। और इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है इसमें, ठीक है, और टैंक ऊपर से क्लोज है, ठीक। आपने मान लिया इसकी जो लेंथ है वो a है, ये b इसकी विड्थ है और c इसकी हाइट है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो वॉल है A B C D, जो सामने वाला वॉल है, ठीक है, मैंने मान लिया कि कमरा पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इस पानी के कारण सामने वाली वॉल पे कितना फोर्स डेवलप हो रहा है वो निकालना है। वॉल कौन सी है? ABC, इस वाले वॉल पे निकालना है। अब पहला पॉइंट ये आता है, आपने मान लिया किसी भी पॉइंट पे, मैं अगर इस वाले पोजीशन के बारे में बात करूं जो कि h हाइट पे है, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड अलग अलग होगा क्योंकि h चेंज हो रहा है, रो जी एच, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हर एक हाइट पे प्रेशर अलग अलग है तो यहाँ पे जो फोर्स होगा उस प्रेशर के कारण वॉल पे वो भी अलग अलग होगा। इसी चीज के लिए हम लोग इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं कि अगर हर एक जगह वैल्यू अलग अलग मिल रही है तो स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या किया Yes, sir. कि यहां से y हाइट पे
एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, dy। ये सामने वाली वॉल है, तो इस पे जो लिक्विड है फोर्स कहां लगाएगा, बाहर की तरफ ना, ठीक है। तो इस पे आपने मान लिया कि जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ लग रहा है उसकी वैल्यू है df। इस स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट पे फोर्स है स्मॉल फोर्स df। अब अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो df इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना है, ये हाइट कितनी बची, c माइनस वाई। वाई आपने नीचे से लिया है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, c माइनस वाई। तो आपको इस वाले पॉइंट पे प्रेशर पता चल गया, रो जी एच कितना है, c माइनस वाई। प्रेशर इनटू एरिया, एरिया किसका, इस स्ट्रिप का, इस स्ट्रिप का एरिया कितना है। ये स्ट्रिप एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, b। ये देखिए b है ना, ये b है इसकी लेंथ, और इसकी विड्थ कितनी है, dy। तो आपने इसका एरिया लिखा b इंटू dy। ये क्लियर है, स्मॉल फोर्स निकाल लिया। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो नेट फोर्स मिल जाएगा। यहां पे वेरिएबल क्या है, y। देखिए dy के रिस्पेक्ट में y। इंटीग्रेट कर, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके c तक। तो 0 टू c, जरा इसको करके निकालिए वैल्यू कितनी आ रही है। सिंपल सा इंटीग्रेशन, सॉल्व कीजिए कितनी आ रही है वैल्यू। सर थोड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है इसका। क्या आ रहा है, रो जी बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2c माइनस c स्क्वायर। नहीं गलत किया, सही से कीजिए। हाँ ये आएगा रो जी बी सी स्क्वायर बाई 2। देखिए सही से कीजिए, यही आएगा, कैलकुलेशन गलत मत कीजिए। मुझे करना पड़ेगा क्या, रो जी बी, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, सी डी वाई माइनस वाई डी वाई। इसी को तो इंटीग्रेट कर रहा है, 0 टू सी, 0 टू सी। तो रो जी बी, सी तो कांस्टेंट है, सी बाहर आ जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, तो सी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर ना, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, सी स्क्वायर बाई 2।
तो ये कितना आ जाएगा, रो जी बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? अब यस देखिए सर। इसको याद कैसे करते हैं। मैं इसको लिख रहा हूं रो जी सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी इंटू सी। वही चीज है, उसी को मैंने सी स्क्वायर को अलग अलग करके लिखा है। अब ये है क्या, ये है एवरेज प्रेशर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना है, 0, क्लोज है टैंक, ठीक है। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना है, रो जी सी डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया ना एवरेज। और बीसी, बीसी का मतलब क्या, अगर इस वाली वॉल को देखें, इस वाली वॉल की हाइट है आपकी सी और इसकी विड्थ है बी, तो इसका एरिया है ना बी इंटू सी, तो ये क्या है, एरिया ऑफ वॉल। तो सिंपल याद कैसे करना है आपको, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू लिक्विड इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ वॉल। देखिए एक तो वही चीज आ गई ना, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्या है, एवरेज प्रेशर। क्लियर है? यस सर। इसमें और भी आता है, टॉर्क भी निकाल सकते हैं हम लोग सीडी के अबाउट से, ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। टॉर्क अबाउट सीडी, सीडी के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सीडी के अबाउट, इसके अबाउट टॉर्क। अगर वाटर टैंक गिरता है तो ऐसे रोटेट होकर गिरता है ना, ठीक है। अगर रोटेट होगा तो मतलब कि टॉर्क चाहिए, ठीक। तो मेरे को इस वाले एच के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे फोर्स तो अलग अलग है हर एक पॉइंट पे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, स्मॉल टॉर्क निकालूंगा और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो स्मॉल टॉर्क निकालूं तो स्मॉल टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स डी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस वाले से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, वाई, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, टाउ नेट। सॉल्व करके देख लीजिएगा, डीएफ पता है आपको, और बस इंटीग्रेट करना है 0 से लेके सी तक, वाई वेरिएबल है। सॉल्व कर लेंगे ना, इंटीग्रेशन है बस, और कुछ नहीं करना है, जो रिलेशन है वो मैंने बस वैल्यू पुट कर दी। लेकिन इसको एक बार चेक करके देख लीजिए यही आ रहा है कि नहीं। मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, लेकिन यही आना चाहिए, एक बार करके देख लीजिएगा। देखिए फोर्स पे क्वेश्चन पूछा गया, फोर्स ऑन वॉल डायरेक्ट फॉर्मूले से कि कितनी आएगी। टॉर्क आज तक कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस पूछ भी लिया जाए तो मैं यहां से निकाल दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायंसी।
देखिए बायोन्सी है क्या? देखिए बायोन्सी पे ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, लॉजिकल वे में थ्योरी पे क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं इसमें टाइम लूंगा समझाने के लिए। जितने भी पॉइंट्स बताऊं उसको प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा जरूर। देखिए बायोन्सी को समझाया कैसे गया। मैंने कहा कि एक वाटर टैंक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, वाटर टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो इसमें जो लिक्विड है वो तो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। हमेशा फिजिक्स में किसी भी चीज को समझाने के लिए हम लोग बिल्कुल आइडियल कंडीशन की पहली बात करते हैं, उसके बाद दूसरी चीजों को उसमें ऐड ऑन करते जाते हैं, ठीक। तो मैं बिल्कुल आइडियल कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक वाटर टैंक है जिसमें लिक्विड भरा हुआ, पानी भरा हुआ। ये जो लिक्विड है ये आपका मूव कर रहा है कि रेस्ट पे है? रेस्ट पे है। पहला पॉइंट तो क्लियर है, इसमें जो लिक्विड है वो रेस्ट पे है। तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में, या सिंपल मैं कहूं अगर इक्विलिब्रियम पे है, अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो उस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0, जीरो। ठीक। तो आपने यहाँ पे क्या माना कि जो लिक्विड है, इसी लिक्विड में आपने सिर्फ इमेजिन किया, क्या इमेजिन किया कि पानी का एक बड़ा सा स्फीयर है, पानी का बॉल है, सिर्फ इमेजिन करना है, ठीक। कि जो पानी से भरा हुआ टैंक था, इसी में एक पानी का बॉल है, एक इमेजिनरी बॉल है वाटर का, ठीक है। आपने कहा कि अगर ये इमेजिनरी बॉल है तो इस पे फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो mg है कहां से पास होगा? इस इमेजिनरी वाटर के सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? ये जो इमेजिनरी बॉल है ये तो आपका रेस्ट पोजीशन पे है ना। अगर इमेजिनरी बॉल अगर आपका रेस्ट पोजीशन पे है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए मैंने कहा कि ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसको नाम दे दिया बायन फोर्स, ठीक है। 0 करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, वाटर वाटर जो है टैंक के अंदर वो रेस्ट पोजीशन पे है, और इसी पानी का मैंने एक इमेजिनरी बॉल माना है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशन के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो स्फीयर है ये आपका रेस्ट पोजीशन पे है, तो आपने जबरदस्ती ऊपर एक फोर्स मान लिया ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक। तो आपने कहा कि जो बायन फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो mg के इक्वल है। अब m है क्या? इस इमेजिनरी वाटर का मास है, इस इमेजिनरी वाटर का मास है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये अभी लिखा है जहां तक हमने समझा है, ठीक। अब ये जो मैंने माना था कि ऊपर की तरफ एफ बी लगेगा, तो ये एफ बी लगाएगा कौन? अब इसके बारे में सोचा गया, ठीक है। एफ बी लगाने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसके आसपास जितने भी वाटर पार्टिकल्स हैं, इसके आसपास ही वाटर है ना चारों तरफ, तो ये सभी वाटर मिलकर इस इमेजिनरी स्फीयर पे अपवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगाएंगे, उसी को हम लोग बायन फोर्स कहेंगे। आ रहा है समझ में? यस सर। आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। Yes. यस सर। तो पहले पहले इसको लिखिए। अभी 15-20 मिनट बायन के बारे में बताऊंगा, पहले जो समझा है बस उसको लिखिए। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर ये फोर्स अपवर्ड क्यों लग रहा है? क्या क्या क्या?
ये स्फीयर किसका है? पानी का। मैंने इमेजिन किया कि पानी के अंदर ही पानी का बॉल है, समझ गए? हाँ, क्या कह रही थी आप? अपवर्ड फोर्स लगने का कोई रीजन है? रीजन बताया तो, क्योंकि टैंक के अंदर जो पानी है वो रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मेरे को ये पता है इस पे नीचे की तरफ फोर्स तो ग्रेविटेशन पुल तो लगेगा लगेगा। अगर नीचे की तरफ फोर्स लगता और अगर ऊपर कोई भी फोर्स ना होता तो लिक्विड नीचे आ जाता ना, ऐसा हो तो नहीं रहा। यस सर। तो इसलिए इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। इसलिए मैंने ऊपर कहा कि एक फोर्स लगेगा, तो उसको नाम दे दिया बायन फोर्स। अब बायन फोर्स के बारे में सोचा गया कि बायन फोर्स लगाएगा कौन? तो आपने कहा कि इस स्फीयर के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो सभी पानी मिलकर इस पे एक फोर्स लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम लोग नाम देंगे बायन फोर्स। और वो उस बायन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इमेजिनरी स्फीयर के वेट के इक्वल होगा। जी सर, क्लियर। हाँ, यहां तक लिखे, फिर एक एक करके अभी आगे आओ बढ़ रहे, फिर फाइनल मैग्नीट्यूड पे आएंगे। अभी ये फाइनल मैग्नीट्यूड लिखा नहीं है। ये क्या है? अगर इसको मैं सही ढंग से लिखूं, वेट ऑफ लिक्विड है ना, जो बॉल आपने माना था, लिक्विड का ही तो बॉल माना हुआ था आपने, ये उसी का तो वेट है, mg। mg का वेट है ना, तो मतलब कि ये जो बायन फोर्स है वो उस इमेजिनरी लिक्विड का वेट है जो मैंने माना था। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। अब फिर से ध्यान से सुनिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। आपने कहा कि एक वाटर टैंक है, क्योंकि अगले पॉइंट में तो जल्दी समझ नहीं आता, जिसके बाद मेरे को समझाना है। मैंने कहा कि एक वाटर टैंक है, उसमें आपने एक इमेजिनरी बॉल माना उसी लिक्विड का, ठीक? उस इमेजिनरी बॉल पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। तो आपको पता है कि ये जो mg लगेगा वो इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है? सेंटर ऑफ मास पे नीचे mg लगा, तो जो बायन फोर्स लगेगा वो इस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा और इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ठीक? और ये जो बायन फोर्स है वो किसके इक्वल है? वेट ऑफ द लिक्विड, जो इमेजिनरी बॉल का माना हुआ था। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूं। मैंने कहा ये लिक्विड है, इसमें लिक्विड डाला हुआ है बीकर में, इसके अंदर एक बॉल डाला, ये एक्चुअल बॉडी है। अब कोई इमेजिनरी बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके अंदर एक आपने बॉल डाल दी। अब ये जो स्फीयर था, इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉन यूनिफॉर्मली था। अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता? सेंटर पे, ठीक है? लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, तो मैंने कहा कि इस स्फीयर का ये जो बॉल है इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। हो सकता है ना? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, तो आपने कहा कि इस बॉल का सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पे है, तो आपने क्या कहा कि इस पे नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा? mg, ठीक? इसके चारों तरफ क्या है? पानी। ये पानी मिलकर इस पे फोर्स लगाएंगे किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। लगा दिया फोर्स ऊपर की तरफ,
ये बाइंग फोर्स होगा जो लिक्विड लगा रहा है इस बॉडी पे, ठीक। ये बाइंग फोर्स मैंने देखे इस स्फीयर के सेंटर से पास करवाया है, क्यों? सर रिपीट करना। ये जो बाइंग फोर्स मैंने बनाया है इस स्फीयर के सेंटर ऑफ मास, मतलब कि इसके सेंटर से पास करवाया, क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है। इसलिए अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ये बॉल को आपने पानी के अंदर डाला, ठीक। इस बॉल ने क्या किया? लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। अगर पानी के अंदर किसी भी चीज को डालता हूं तो वहां से पानी डिस्प्लेस हो जाता है ना अपनी पोजीशन से। तो ये मान लीजिए जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका शेप भी तो ऐसे ही रहा होगा जो बॉडी का शेप होगा। यस सर। मान लीजिए इस स्फीयर को डाला आपने, ठीक है, तो सिर्फ इमेजिन कीजिएगा, इमेजिनेशन पे है पूरी बाइंग चीज, एक्चुअल में नजर नहीं आता। मैंने कहा कि ये जो बॉडी है इसको आपने अंदर डाला तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इस पानी में ये कैविटी क्रिएट हो गई, क्योंकि यहां पे सिर्फ बॉडी है, पानी नहीं है, तो मतलब कि पानी में कैविटी क्रिएट हो गया था। थोड़ा अपोजिट तरीके से सोचिए, यहाँ पे पानी नहीं, यहाँ पे क्या है? बॉडी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या है? कैविटी, ठीक। ये जो कैविटी है आपने कहा इतना ही पानी तो डिस्प्लेस हुआ है बॉडी के कारण, ये जो पानी था डिस्प्लेस हो गया, ठीक। और अभी आपने लिखा था कि जो बायन फोर्स है वो क्या है? वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो यही तो वेट है लिक्विड जो कि इसने डिस्प्लेस किया है। तो इसका इस इमेजिनरी पानी का सेंटर ऑफ मास कहां पे? इसके सेंटर पे ना। बॉडी भूल जाइए, इस बॉडी ने इतनी कैविटी क्रिएट कर दी, मतलब कि इतना जो पानी था इसको गायब कर दिया इस पोजीशन से, ठीक। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो सेंटर पे ही होगा। तो अभी आपने क्या कहा कि जो बायन फोर्स होता है वो लिक्विड का वेट होता है। कौन से लिक्विड का वेट? जो बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है। जिस लिक्विड को बॉडी ने डिस्प्लेस किया उस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है बायन फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया कि बायन फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। क्लियर है? लिख लीजिए इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ बायन फोर्स is equal to weight of the liquid displaced by body। तो अगर ये इमेजिनरी लिक्विड है तो बायन फोर्स तो इसके सेंटर से ही पास होगा ना। इससे पहले इमेजिनरी वाला मैंने समझाया था। और इसका सेंटर ऑफ मास क्या? यहाँ पे एनर्जी लगेगी, ठीक। दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक नीचे लग रहा है mg और एक ऊपर लग रहा है fp। क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा? इसको मान लीजिए एक रॉड है, टॉर्क प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा रे, फिर रोटेशन क्यों पढ़ाया था? यहाँ पे मैंने कहा था F है, इधर F है, और मैंने कहा था कि नेट फोर्स इज 0 बट नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, किया था ना, ठीक है। यही तो, इसी को तो कपल कहते हैं। एक रॉड पे फोर्स इधर लगा रहे हैं, इस रॉड पे फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा ना। इसी को तो कपल फॉर्मेशन कहते हैं। कपल में क्या होता है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, इसको रॉड मान लीजिए,
एक नीचे फोर्स लग रहा है mg, इस पे लग रहा है fb, तो ये क्या करेगा, रोटेट होगा, होगा, यस ठीक है। तो ये बॉडी रोटेट हो जाएगी पानी के अंदर डालती है। ऐसे कई बार देखा होगा कि जो बड़े बड़े प्लास्टिक बॉल्स होते हैं, तो उसको जब आप स्विमिंग पूल में डालते हैं तो रोटेट कर जाती है, तो यही होता है, इसके कारण रोटेट होती है। और जो बड़े बड़े शिप होते हैं उसमें आपने देखा होंगे पीछे बहुत बड़े बड़े व्हील्स लगे होते हैं, तो उसमें हम लोग मोटर लगाते हैं ताकि व्हील्स रोटेट हो और शिप आगे मूव करे, करते हैं ना जो क्रूज वगैरह होते हैं। तो उसमें जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो ऐसा मटेरियल यूज करते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास कहीं सेंटर पे ना हो, कहीं और। अगर कहीं और होगा तो बायन फोर्स के कारण मेरे को एक प्लॉट मिल जाएगा, और ऊपर से मोटर भी लगा दिया तो और अच्छे से रोटेट करेगा। नहीं आ रहा, सर के ऊपर से चला गया, आ गया। आ गया, चलिए। अब बस आपको सिंपल सी चीज क्या याद रखनी है वो बता देता हूँ कि जो बायन फोर्स होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। इसका मतलब वेट ऑफ लिक्विड, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, ये होता है बायन फोर्स। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इमेजिनरी लिक्विड जो डिस्प्लेस किया है बॉडी ने उसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में करता है। लिख लीजिएगा, जो भी इमेजिनरी लिक्विड है जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया उस इमेजिनरी लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे एफ भी एक्ट करेगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाइंड से, कि जो बाइंड फोर्स होता है वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, जो इमेजिनरी लिक्विड जो कि बॉडी ने डिस्प्लेस किया उसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। याद कीजिए जब हम लोगों ने एनालिसिस स्टार्ट किया था तो मैंने फोर्स के बारे में बताया था। फोर्स में कहा था कि 3 पॉइंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन और तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसलिए बायन फोर्स में तीनों चीजें मायने रखती हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इमेजिनरी लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है, और थर्ड पॉइंट इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, आज यहीं तक। कल हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायन से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट सेशन रखा है ना मंडे को, तो डाउट सेशन लेंगे। डाउट अगर जल्दी खत्म हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करने की चीज आगे बायन से रिलेटेड कुछ। थैंक यू सर। सर ओके बच्चे, हाँ बोलिए। सर सर हाँ वो बोलिए बोलिए केटीजी की बोलिए। सीट्स अभी तक नहीं भेजी, मैंने मैसेज भी किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है अभी मैं करवा दे रहा हूँ। ओके।